देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल कुछ इस आधार पे बेस्ड होगा कि तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे कि किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे, किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे और किसी भी लवण का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, एक टॉपिक आपका हमेशा तैयार हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि लगातार 2 साल से न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स के इम्पॉर्टेंट टाइप को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला याद करने के लिए आप ये याद रखेंगे कि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। देखिए, परमाणु भार, तुल्यांकी भार और संयोजकता में निम्न संबंध होता है। इन संबंध को आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो अगर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो ये जो गुणा में संयोजकता है ये परमाणु भार के बटा में चला जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गुणा में होता है, सपोज दैट ए बी बराबर अगर x है, अगर हमको सिर्फ b का मान निकालना है तो हमारा हो जाएगा x बटे a, यानी कि जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालना है तो हो जाएगा परमाणु भार और बटे में संयोजकता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब परमाणु भार तो उनके लिए होगा जब भी हम किसी धातु का निकालेंगे, जब भी हम किसी तत्व का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर अणु भार होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे हम किसी अम्ल का निकाल रहे हैं या किसी क्षार का निकाल रहे हैं या किसी लवण का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तत्व वाला समझ जाते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लौह एक धातु है, आप सभी जानते हैं लोहा यानी कि फेरस एक धातु है। ठीक है, आयरन, जिसका संयोजकता यहाँ पे 3 दर्शाया गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है। देखिए, तुल्यांकी भार किसी भी धातु का ज्ञात करने के लिए आपको उसका परमाणु भार पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग थोड़ा सा हो गया है, यहाँ एल्युमिनियम नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे फिर आयरन रहना चाहिए। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे आप काट के कर लेंगे। ठीक है ना, तो आयरन का तुल्यांकी भार बराबर आयरन का परमाणु भार बटे में आयरन की संयोजकता। ठीक है, तो आयरन का परमाणु भार यहाँ पे दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही 56 होता है। और आपको पता भी होना चाहिए जो जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन यहाँ पे लिख दीजिएगा, आयरन का परमाणु भार हमारा होता है 56 और बटे में संयोजकता क्वेश्चन में दिया गया है 3। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए परमाणु भार और संयोजकता को आपस में डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 18.6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी धातु का निकालना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि सोडियम एक धातु है, Na यानी कि सोडियम एक धातु है जिसकी संयोजकता +1 यहाँ पे हमने प्रदर्शित कर दिया, तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, आप इसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। फॉर्मूला क्या है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार यानी कि अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट और उसके बाद से अम्ल की क्षारकता। जब अम्ल के बारे में बात होगी तो यहाँ पे क्षारकता होगा नीचे, और जब क्षार के बारे में बात होगी तो यहाँ पे नीचे अम्लता होगा। अब यहाँ पे अम्लता और क्षारकता क्या है ये अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे में अम्ल की क्षारकता। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को यानी कि H2SO4 को। सबसे पहले समझते हैं कि भैया क्षारकता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्षारकता जो है वो किसी भी अम्ल के विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl है, ठीक है, तो HCl को ब्रेक करेंगे तो H+
प्लस Cl माइनस होता है। तो विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम H2SO4 के बारे में बात करेंगे तो H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 2H पे एक धनावेश हो जाएगा और SO4 पे 2 ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 का गुणा भी है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्षारकता कहलाती है। ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अणुभार निकालना होगा। अब भाई कोई भी धातु था तो उसका परमाणु भार तो हम आसानी से निकाल लेते थे, अणुभार कैसे निकालेंगे। तो अणुभार होता है परमाणु भारों का योग। ठीक है। तो परमाणु भारों का योग क्या मतलब, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का आप अणु सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, H2SO4 होता है। ठीक है। तो जब भी हम उस अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि अम्ल का अणु भार यानी कि अणु सूत्र और बटे में अम्ल की क्षारकता। ठीक है। तो अम्ल कौन सा है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु भारों का योग, यानी कि H2 है तो 2 गुणे H का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे। फिर प्लस S है यानी कि सल्फर है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है, तो 32 लिख देंगे। फिर प्लस मैंने कहा ना योग यानी कि परमाणु भारों का योग, तो प्लस और फिर O4 है, O4 रहेगा तो नीचे वाले 4 को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब इन सभी का गुणा करके जोड़ देंगे आपस में तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, 2 एकम में 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। अब जब सबको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 32 2 34 और 34 में 64 को जोड़ेंगे तो 98 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकल के आ गया। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार तो हमें पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, उस सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हम यहीं पे लिख देंगे कि तुल्यांकी भार बराबर हमारा हो जाएगा अणुभार, तो अणुभार कितना है 98 और बटे में अम्ल की क्षारकता। और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता मैंने कितनी बताई थी, 2 बताई थी। कैसे, क्योंकि विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ पे सिंपली 2 रख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 9 18, 49 जो होगा वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप सीख पाए होंगे। कुछ करना नहीं है, बस उस अम्ल का अणुभार निकाल देना है और उस अम्ल की क्षारकता निकाल देना है और दोनों को डिवाइड कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब मैं होमवर्क के तौर पे आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर HCl का हम अगर तुल्यांकी भार पूछें तो आप क्या बताएंगे। HCl का तुल्यांकी भार कितना होता है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे हिंट भी दे देता हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। अब इसका अणुभार आप निकालिए और इसमें अम्ल की क्षारकता निकालिए, दोनों को डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आता है। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जाता है। ये फॉर्मूला क्या है, क्षारक का तुल्यांकी भार, यानी कि बेस का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे। तो क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षारक का अणुभार और बटे में क्षारक की अम्लता। देखिए, जब क्षारक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अम्लता होगी और जब अम्ल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्षारकता होगी। बस यही फॉर्मूला में अंतर रहेगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा दोनों का। ठीक है। अणुभार ऊपर रह रहा है और नीचे अगर यहाँ पे क्षार है तो अम्लता होगा और यहाँ पे अगर अम्ल है तो यहाँ पे क्षारकता रहेगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बस आप याद रखेंगे। अब चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे परमाणु भार सबका दे दिया गया है। सबसे पहले हम NaOH का अणु भार निकालते हैं और उसके बाद से NaOH यानी कि क्षारक का अम्लता निकालेंगे। अम्लता निकालने के लिए साहब क्या करेंगे, विस्थापनी OH आयनों की संख्या ही हमारी क्या कहलाएगी, अम्लता कहलाएगी।
अम्ल में क्या कह रहा था मैं, अम्ल में ये कह रहा था कि जितने हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो रहे हैं उन हाइड्रोजन आयनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर क्षारक में अगर हम अम्लता के बारे में बात करें तो OH समूह की संख्या जो विस्थापित हो रही है वो जितनी होगी वो हमारी अम्लता होगी। फॉर एग्जांपल NaOH में आप सभी देख रहे हैं कि OH कितना OH जो है विस्थापित हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एक हो रहा है, एक ही तो है। अगर NaOH को अगर हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो Na पे एक धनावेश प्लस OH पे एक ऋणावेश है, यानी कि एक हाइड्रोक्साइड आयन हमारा विस्थापित हो रहा है, तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, और NaOH का अगर परमाणु भार आप निकालेंगे तो Na का होता है 23, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है। हाइड्रोजन का एक होता है तो एक रख देंगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 रख देंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, और बटे में NaOH में अम्लता कितनी है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कितने विस्थापित हो रहे हैं, एक विस्थापित हो रहे हैं, तो बटे में एक कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 40 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्षारक का निकालना है। अब HW के तौर पे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार क्या होगा, ये आप निकाल के हमें बताएंगे। ठीक है ना, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे आ सकते हैं। एक तो आयन का तुल्यांकी भार पूछेगा, तो उस आयन का सूत्र भार यानी कि अणु भार और बटे में आयन की संयोजकता। ठीक है, अगर मूलक का पूछेगा तो मूलक का सूत्र भार यानी कि अणु भार बटे मूलक की संयोजकता। अगर लवण का यानी कि साल्ट का पूछेगा तो साल्ट का अणु भार बटे में उस साल्ट में धन संयोजकताओं का योग। कितने ऐसे संयोजकता हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, उन सभी का योग कर देना है, आपको नीचे रख देना है और बटे में अणु भार ऊपर रख देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम इसको क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं। जैसे कि क्षार का मैंने बताया, तो क्षार का हमने आपको ये प्रैक्टिस कराया था कि NaOH को कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूछ दे NH4OH का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, NH4OH को अगर हम ब्रेक करते हैं तो NH4 पे एक पॉजिटिव चार्ज और प्लस OH पे एक निगेटिव चार्ज है। ये क्षार है तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि OH आयन एक विस्थापित हो रहा है। तो विस्थापनी हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अम्लता। तो अम्लता एक हो गई, और इसकी अगर हम अणु भार निकालेंगे तो हम अणु भार निकाल लेंगे, और अम्लता एक है तो उन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो NH4OH का तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार निकालने के लिए नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस H4 है यानी कि 4 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको गुणा करके जोड़ देंगे, और बटे में जैसे कि मैंने बताया आपको कि OH आयन एक विस्थापित हो रहा है तो अम्लता एक हो जाएगी, तो बटे में एक कर देंगे। सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 और 4 18, और 18 और 17 35 हो जाएगा। 35 बटे में 1 यानी कि 35 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना निकल के आ गया, 35। तो वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अम्ल का पूछे तो अम्ल का अणु भार ऊपर लिखेंगे और अम्ल की क्षारकता नीचे लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्षारकता के बारे में बात करेंगे तो क्षारकता वो होती है कि अम्ल से कितने हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर क्षार के बारे में पूछेगा तो क्षार का अणु भार और बटे में क्षार की अम्लता। अब अम्लता क्या है कि क्षार से कितने हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट आयन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आयन का आपके स्क्रीन पे है कि फास्फेट आयन PO4 पे 3 ऋणावेश का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि आयन का क्या होता है, आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आयन का सूत्र भार यानी कि अणु भार बटे में आयन की संयोजकता। तो यहाँ पे सबसे पहले PO4 का हम जो है वो क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला ही प्रयोग करेंगे। तो PO4 है यानी कि P का
फास्फोरस का क्या होता है 31 होता है तो 31 लिख देंगे, प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है तो 16 लिख देंगे, और बटे में PO4 पे 3 ऋणावेश है, ठीक है। तो इसमें इसकी संयोजकता कितनी है, यहाँ से देखने से स्पष्ट हो रहा है 3 है, तो बटे में 3 कर देंगे, और 16 चौको 64 और 64 में 31 को जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा। 95 बटे 3 सॉल्व करेंगे 31.67 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आयन का अगर पूछे तो आपको ऐसे ही निकालना है, आयन का अणु भार लिखेंगे और जो संयोजकता दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। अणु भार कैसे निकालते हैं, परमाणु भारों का योग अणु भार होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आप सभी जानते हैं ये एक साल्ट है, तो साल्ट का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको कि साल्ट का अणु भार और बटे में धन संयोजकताओं का योग। तो सबसे पहले तो हमको अणु भार निकालना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि साल्ट Na2CO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र, अगर आपको नहीं भी आता है अगर निकालने तो Na का संयोजकता 1 होता है और कार्बोनेट आयन पे 2 होता है, ठीक है, 2 ऋणावेश होता है। तो जब इसका यौगिक बनेगा तो 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो Na2CO3 हो जाएगा। यौगिक बनाने तो आपको आता ही होगा, 9th 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो Na2CO3 हमारा हो जाएगा। तो अब Na2CO3 का अणु भार निकालेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अणु भार कैसे निकालते हैं, जैसे Na2 है तो 2 इंटू Na का होता है 23 तो 23 लिख देंगे, प्लस कार्बन का होता है 12 तो 12 लिख देंगे, प्लस O3 है तो 3 इंटू O का 16 होता है तो 16 लिख देंगे। सबका गुणा करके और जोड़ेंगे तो हमारा 106 Na2CO3 का अणु भार निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब Na2CO3 का तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो चूंकि ये साल्ट है ये लवण है, ठीक है, तो Na2CO3 का अणु भार हमेशा ऊपर रहेगा, तो अणु भार हमारा तो 106 आया है तो ऊपर रहेगा, बटे में लवण में धन संयोजकताओं का योग क्या होगा। अब धन संयोजकताओं मतलब क्या, देखिए अगर Na2CO3 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा, 2Na पे 1 धनावेश प्लस CO3 पे 2 ऋणावेश, ठीक है। इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 से गुणा है तो, और इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये एक तरीके से बैलेंस है। बैलेंस है तो धन संयोजकताओं का योग कितना है, धन संयोजकता कितना है +1 है, और इसमें 2 से गुणा है, तो यानी कि धन संयोजकता कितना है 2 है, तो हम 2 यहाँ पे भाग दे देंगे 2 से, तो 106 में अगर 2 से भाग देंगे तो 53 निकल के आ जाएगा, ठीक है। धन संयोजकताओं, लवण में धन संयोजकताओं का योग, तो धन संयोजकता भाई सोडियम पे ही तो है +1, ठीक है, और सोडियम में 2 का गुणा किया गया है क्योंकि Na2CO3 है, Na में 2 का गुणा है तो 2Na पे 1 धनावेश होगा, तो इस तरीके से धन संयोजकताओं का योग कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो +2 हम यहाँ पे रख के और इसको डिवाइड करेंगे तो 53 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लवण का, किसी भी अम्ल का, किसी भी क्षारक का, किसी भी आयन का या मूलक का आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तुल्यांकी भार निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कीजिएगा कि तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे में संयोजकता, ये किसी भी धातु किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आप याद करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अम्ल का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप अम्ल का अणु भार बटे में अम्ल की क्षारकता याद रखेंगे। अगर क्षारक का अगर तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो क्षारक का अणु भार बटे में क्षारक की अम्लता आपको याद रखना है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाए होंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।